वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे देश का जो पावर का डिमांड है वो एक्चुअली हिट कर चुका है रिकॉर्ड हाई लेवल्स को। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश में अभी के टाइम की पावर की डिमांड जो है वो अब तक के सबसे ऐतिहासिक लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इस इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है, सब कुछ एक एक चीज यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मई 2026 की बात करें, इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है इसने टच किया है रिकॉर्ड लेवल जो है दोस्तों 270.8 गीगावाट का। पीक आवर्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके पीछे का मेन रीजन बताया जा रहा है, जो एक्सट्रीम समर का हिट हमको देखने को मिल रहा था पूरा का पूरा कंट्री में। मिल रहा था क्या, अभी भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में तो है, मुझे पता नहीं आपके लोकेशन में कितना है, लेकिन एक्सट्रीम हिट यहाँ पर नजर तो आ रहा है पूरे के पूरे कंट्री में। अब देखिए, लगातार जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग एसीस का यूज करते हुए आपको नजर आएंगे, और भी अलग अलग कूलिंग अप्लायंसेस का यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन का एक डिमांड बोल सकते हो या यूज बोल सकते हो, वो बहुत ही शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जा चुका है। और ये कहीं ना कहीं हमको शो भी कर रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, पावर का यूसेज क्या हो रहा है, रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है, इसके कारण क्या हो रहा है, बड़ा प्रेशर पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा फेस करते हुए आपको नजर आ रही है। तो ये अभी के टाइम बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस पीक डिमांड की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने, मतलब हमारे देश ने ऐड किया है लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी, खास करके सोलर पावर का यूज करके और विंड पावर का यूज करके। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये हमने बना तो लिया, मतलब यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट तो कर ली सोलर और विंड पावर का यूज करके, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। सोलर पावर जो है वो मेनली डे टाइम में काम करता है। पीक इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कहीं ना कहीं कब आता है, नाइट में या इवनिंग में। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण पावर का गैप देखने को मिल रहा है, और इसके कारण जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। थर्मल पावर एक्चुअली हेल्प कर रहा है ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए, और इंडिया अभी भी काफी हेवी तरीके से कोल के ऊपर डिपेंडेंट है बेस लोड पावर के लिए। तो देखिए, जब तक लार्ज स्केल के बैटरी स्टोरेज के सिस्टम बनेंगे नहीं, तब तक ये ओवरऑल थर्मल पावर का जो ओवरऑल चीजें क्रिटिकल यहाँ पर बना रहेगा। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिए, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का पावर बढ़ रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो रहा है और जो कोल के ऊपर अब फिर से थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना इस इंडस्ट्री में आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। अब देखिए, ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खास करके मार्केट के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो अभी के टाइम बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन के थ्रू गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, मार्केट अभी के टाइम डिस्पैचेबल पावर के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो क्विकली टर्न हो जाए, मतलब जब चाहिए तब उसका यूज करने को मिले। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई हमको नजर आएगी थर्मल पावर जनरेशन में, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में, पम्प हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन में और ट्रांसमिशन इंफ्रा में। तो ये कैटेगरीज में जो जो कंपनियां एक्टिव होंगी, कहीं ना कहीं वहां पर अपॉर्चुनिटी और क्रिएट होने के कारण बाजार का फोकस उन कंपनियों के ऊपर और भी ज्यादा आने वाले समय में रह सकता है। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर्स या कंपनी के एक एक करके हम बात करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले थर्मल पावर एंड जनरेशन कंपनीज की बात करें तो एनटीपीसी का नाम नजर आएगा, बिकॉज ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको नजर आएगी। मजबूत थर्मल का और रिन्यूएबल का एक्सपेंशन इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। और जो पीक डिमांड यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, वो कहने की कंपनी का प्लांट यूटिलाइजेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ अदानी पावर के ऊपर फोकस होगा, बिकॉज देखिए, बड़े जो कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी है, इसमें कंपनी का एक्सपोजर है, और इनको भी बेनिफिट मिल सकता है अगर थर्मल का डिमांड ऐसे ही मजबूत रहा तो। इसके कारण अदानी पावर भी फोकस में रहेगा। उसके बाद
टाटा पावर, इनका प्रेजेंस थर्मल में है, सोलर में है, ईवी चार्जिंग में और स्टोरेज में है। तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लिया है कि मल्टीपल एनर्जी का थीम में ये वाला कंपनी एकदम फिट बैठता है। इसके कारण ये भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। उसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं रिन्यूएबल और एनर्जी का स्टोरेज में, और लगातार फोकस फ्लेक्सिबल जनरेशन के ऊपर जो इनका बन रहा है, इसके कारण भी ये वाला कंपनी बाजार के फोकस में बना रहेगा। अब एनर्जी का स्टोरेज और बैटरी का थीम से कनेक्ट कंपनी की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान होगा, बिकॉज बैटरी स्टोरेज का अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास है, एक्सपोजर कंपनी के पास है। इंडस्ट्रियल एनर्जी का स्टोरेज का डिमांड भी जो बढ़ रहा है और आगे बढ़ सकता है, इसके कारण ये भी फोकस में रहेगा। इसके साथ साथ अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी भी फोकस में रहेगा, बिकॉज ये भी अपने आप को लिथियम एंड इकोसिस्टम में एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे, और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी फोकस लगातार जो इंक्रीज हो रहा है, ये इसके पीछे का एक रीजन यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रा का बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन इंफ्रा का प्लेयर हमारे कंट्री का माना जाता है, और ग्रिड का एक्सपांशन जो है वो अभी के टाइम काफी क्रिटिकल रोल है, जिसमें इस कंपनी का एक्सपोजर भी है, जिसके कारण ये कंपनी फोकस में रहेगा। उसके बाद हिताची एनर्जी इंडिया, ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसमिशन का सॉल्यूशन, इसके कारण ये कंपनी फोकस में होगी। केएसी इंटरनेशनल भी रहेगा, बिकॉज ट्रांसमिशन का जो ईपीसी प्रोजेक्ट का बेनिफिशियरी कंपनी इसको माना जाता है। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपोजर है वो इस कंपनी के पास है, इसके कारण ये भी फोकस में बना रह सकता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी के ऊपर ध्यान रह सकता है, बिकॉज विंड एनर्जी का एक्सपांशन का थीम इस कंपनी के पास मौजूद है। वारी एनर्जी के ऊपर फोकस रह सकता है, बिकॉज सोलर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम का बेनिफिशियरी ये कंपनी नजर आता है। और प्रीमियर एनर्जी के ऊपर भी फोकस बन सकता है, बिकॉज सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल का एक्सपांशन का थीम से कनेक्टेड ये कंपनी हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, इसी थीम से कनेक्शन में हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण बाजार का फोकस इन कंपनियों में अगले कुछ सालों के लिए और भी ज्यादा बना रह सकता है। तो अब तक जितने भी चीजें हमने देखी, सब कुछ काफी पॉजिटिव, सब कुछ काफी बढ़िया थे, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ कुछ जो खतरे उनको भी जरा समझ लेते हैं। इंडिया का जो ग्रिड है वो अभी के टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आपको देखने को मिलेगा, खास करके तब जब डिमांड पावर का काफी पीक पे रहता है। अब इसमें कुछ कुछ खतरे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन का ओवरलोड हो जाना, कोल का सप्लाई का शॉर्टेज जाना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज, साथ ही साथ ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है वो एक इशू, और डिस्कॉम का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में काफी बड़े चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अगर सप्लाई कभी मान लो गलती से फेल हो गया और डिमांड को मैच नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो पावर का शॉर्टेज भी हो सकता है, रेगुलेटरी प्रेशर भी बढ़ सकता है, साथ ही साथ ग्रिड का स्टेबिलिटी का खतरा भी यहाँ से बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का बहुत ही बड़ा फोकस बना रहेगा। अब इन्वेस्टर क्या क्या चीजों को ट्रैक करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे जो ध्यान में रखने होंगे, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस बनाना होगा, बैटरी स्टोरेज का ग्रोथ से लेके पंप हाइड्रो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा, डिस्कॉम का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा, इस पर ध्यान देना होगा, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान कैसा निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर भी बाजार की कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी नजर बनी रह सकती है। अब देखिए बिग पिक्चर की बात करें, हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी बढ़ रहा है, ये पहले से बढ़ता आ रहा है, हर साल ये बढ़ते जा रहा है और आगे भी ये बढ़ता जाएगा। तो डिमांड इस इंडस्ट्री की रैपिड तरीके से ग्रो होती हुई आपको नजर आएगी, और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं थर्मल पावर को आने वाले टर्म में सपोर्ट, मतलब नियर टर्म में सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, और रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करता हुआ आ सकता है। मैसिव इन्वेस्टमेंट स्टोरेज और ग्रिड का इंफ्रा में कहीं ना कहीं होती हुई हमको नजर आ सकती है। इस कारण इसी की वजह से पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी चीज होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या, पावर सेक्टर हमारे कंट्री का एक नए फेज में एंटर करता हुआ नजर आएगा, जहां पे रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो रिपोर्ट अपने आप में काफी बेहतरीन यहाँ पर पेश की है, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट भी की है, और ये सारा का सारा डेटा जो भी आपने देखा है सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।